संविधान का महत्व। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, ये निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है तो उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर उनके निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। अभी तक कंपनी अपने मनमाने ढंग से व्यापार करती थी। आधा पैसा खुद खा जाते थे और आधा ही वापस इंग्लैंड में देते थे। व्यापार कम, लेकिन लोग अपना पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर रहे थे। इसलिए कंपनी के मनमाने ढंग को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अभी तीनों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बना दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में एक सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई जिसको 1774 में स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा हिम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्य टीम को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस तरह जो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार, रिश्वत लेना सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। कंपनी के व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद नया जो एक्ट आया था उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो भी इस रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य था कि इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है अगर कंपनी के कर्मचारियों ने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से कुछ काम किया है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता है। कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हेतु कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहे। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक और धार्मिक
रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण मॉनिटरिंग की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। मतलब व्यापारिक मामले एक निकाय देखेगा और जो राजस्व मामले थे वो दूसरा निकाय देखेगा। तो ऐसे यहाँ पर शासन दो तरह से होने लगा। यह नियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया जो भी कंपनी का अधीन क्षेत्र था उसको। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। मद्रास तथा मुंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया। अगला, चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। परंतु अभी भी कंपनी चाइना के साथ अपना चाय का एकाधिकार व्यापार बना रहा है। उसका कुछ सीमाओं के तहत सभी ब्रिटिश वासियों को भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भी भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का बजट प्रदान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया गया। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 निर्माण का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख बदलाव किए गए जो निम्नलिखित हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिए गए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत पर शासन करेगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया, क्योंकि अभी जो विधि थी वो सर्वोच्च न्यायालय का जो कोलकाता में गठन था वही बंगाल, मद्रास और मुंबई के लिए विधि का निर्माण कर रहे थे। चार्टर अधिनियम 1833 भारत गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून तथा नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का आदेश दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तो गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वह भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी अधिनियम से मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853। इसका निर्माण तत्कालिक विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित थे। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्य के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब
परिषद विधायिका के रूप में कार्य करती हुई 6 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या हो गई 12। 6 सदस्यों में से बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्यों को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नाम दर्जगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1853 को सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के संवैधानिक व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसके सदस्यों में भारत सचिव सहित उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वायसराय प्रतिवर्ष भारत के आर्थिक प्रगति रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई है। इस नियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु उनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1803 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा के भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार, आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की।
इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के प्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का यूज नहीं हुआ था। वायसराय को सपरिषद विधान परिषदों में विषयों की विवेचना, राजस्व, व्यय, बजट करने का, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे में विषयों पर नियम बनाने पर सपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार योजना 1922। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार योजना भी कहते हैं इसको। मार्ले उस समय भारत का राज्य सचिव था और मिंटो वायसराय था। इस अधिनियम द्वारा परिषद व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। यानी केंद्र में अंग्रेजों की बहुमत रही और प्रांतों में भारतीयों की बहुमत रखी गई। स्वतंत्र प्रताप सिन्हा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। विधि सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इनमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।